साल 1977 में सर्दी के मौसम की एक रात को 9 बजे का समय दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की जे कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार शाम के भोजन के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB प्रथम वर्ष की छात्रा और अध्यापिका की नौकरी करने वाली उस परिवार की 21 साल की लड़की भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रवेश परीक्षा की पढ़ाई के लिए पुस्तकों का ढेर लेकर पढ़ने बैठी ही थी कि अचानक उनके घर के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया। दरवाज़ा उस 21 साल की लड़की ने खोला तो सामने 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक को वो पहचानती थी क्योंकि उनसे वो पिछली सार्वजनिक सभाओं में कई बार मिल चुकी थी। अधेड़ उम्र के दूसरे व्यक्ति जिन्होंने अपने गले के चारों तरफ मफलर लपेट रखा था वो उनके लिए अजनबी थे। वह अजनबी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बामसेफ नाम का संगठन चलाने वाले कांसीराम जी थे, जिनके बारे में उस परिवार ने काफ़ी कुछ सुन रखा था। और वह 21 साल की लड़की जिसने दरवाज़ा खोला वह थी बाद में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती। नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। दरवाजे पर होने वाली आहट और अजनबी व्यक्तियों की आवाज़ सुनकर परिवार के मुखिया और मायावती के पिता प्रभुदास भी उनके पास पहुंच गए। कांसीराम प्रभुदास को अनदेखा करके सीधे मायावती की ओर मुखातिब होते हुए मेज पर लगे किताबों की ढेर की तरफ इशारा करके मायावती से बोले, इतनी सारी किताबें पढ़कर क्या बनना चाहती हो? इस पर उस 21 साल की युवा मायावती का जवाब था कि मैं IAS की परीक्षा पास करने के लिए ये पढ़ाई कर रही हूँ और कलेक्टर बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मायावती के पिता प्रभुदास ने भी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए उसे हर संभव मदद करने का अपना वचन दोहराया। कांसीराम जी ने प्रभुदास की बात को अनसुना करके सीधे मायावती की ओर ध्यान देते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उन्होंने आगे कहा कि तुम कलेक्टर बनकर अपने समाज की उतनी सेवा नहीं कर पाओगी जितना सोच रही हो। कांसीराम ने मायावती को यह भी समझाया कि बीते कुछ वर्षों में हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के राजनीतिक नेता नहीं बना सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। इसके बाद कांसीराम ने जो कहा उसने मायावती के दिमाग पर ऐसा असर डाला जिससे मायावती की भविष्य को लेकर पूरी योजना ही बदल गई। कांसीराम ने मानो भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दलितों के लिए तुम्हारी हिम्मत और समर्पण को देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि कलेक्टरों की लाइन हाथों में फाइल लिए तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे आदेशों का इंतजार करेंगे। उस शाम कांसीराम ने मायावती के घर लगभग 1 घंटे का समय बिताया। इस समय के दौरान कांसीराम द्वारा दिखाए गए भविष्य के इस सपने को साकार होने को लेकर मायावती भी लगभग उनसे सहमत थी, लेकिन इससे जिस एक शख्स को आपत्ति और असहमति थी वह थे मायावती के पिता प्रभुदास। प्रभुदास अपनी बेटी को IAS बनते देखना चाहते थे। वह इस बेकार की राजनीतिक बातचीत जिसने उनकी बेटी की महत्वाकांक्षाओं के रुख को मोड़ दिया था उसे मानने को कतई तैयार नहीं थे। लेकिन तब मायावती के जीवन का लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका था। कांसीराम के घर से चले जाने के बाद भी उनके कहे शब्द मायावती के दिमाग में गूंजते रहे। एक और मायावती के दिमाग में कांसीराम द्वारा दिखाया गया सपना साकार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके मन में एक द्वंद्व भी चल रहा था कि क्या वे कांसीराम द्वारा दिखाए गए सपने को पूरा कर पाएंगी। ये पहला अवसर था जब उनसे प्रशासनिक सेवा के पेशे की निश्चितता को छोड़ने का खतरा उठाने को कहा जा रहा था। कांसीराम जी द्वारा दिखाए गए सपने को पूरा करने के मार्ग में मायावती को अपने पिता का विरोध भी आड़े आ रहा था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कांसीराम के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर अपनी प्रशासनिक सेवा की तैयारी को छोड़ दे। पिता के विरोध के बावजूद भी मायावती ने कांसीराम जी के आंदोलन की ओर बढ़ती चली गई। इस दौरान मायावती ने सरकारी स्कूल की अपनी अध्यापिका की नौकरी बरकरार रखी और अपनी कानून की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की शाम की कक्षाओं में भी लगातार जाती रहीं। लेकिन उनके पिता और परिवार की नज़र में ये बात साफ हो चुकी थी कि मायावती की नई प्राथमिकता प्रशासनिक सेवा की तैयारी न होकर कांसीराम के बामसेफ नाम का आंदोलन था। मायावती का ज़्यादा ध्यान अपनी अध्यापक की नौकरी और कानून की पढ़ाई पर न होकर
बामसेफ नामक संगठन को मजबूती प्रदान करने पर था। कांसीराम जी और उनके राजनीतिक सपने के प्रति मायावती के सम्मोहन को देखकर प्रभुदास की नाराजगी बढ़ती चली गई। कांसीराम के प्रति प्रभुदास के मन में काफ़ी शत्रुता का भाव पैदा हो चुका था। मायावती के पिता प्रभुदास को ये बात भी बुरी लगती थी कि अब मायावती उनसे सलाह तक न लेकर केवल कांसीराम की ही सलाह को तवज्जो देती थी। पहले तो उन्होंने मायावती को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम होने के बाद उन्होंने मायावती को एक सुझाव दिया कि अगर उन्हें राजनीतिक बनना ही है तो कांग्रेस जैसी जमी हुई पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन मायावती नहीं मानी। पिता और पुत्री के बीच मतभेद एक दिन यहाँ तक बढ़ गया कि प्रभुदास ने अपनी बेटी को चेतावनी दे डाली कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आईएएस की तैयारी नहीं की और कांसीराम के साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पिता ये सोचकर ये धमकी दे चुके थे कि मायावती कुंवारी लड़की होने की वजह से घर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी और जल्दी ही अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगी। लेकिन मायावती ने कुछ और ही इरादा कर लिया था। वह बिना आंसू बहाए स्कूल अध्यापिका की नौकरी के वेतन से बचाए हुए पैसे, कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान अपने सूटकेस में भरकर चुपचाप घर से निकल गई और करोल बाग में मौजूद बामसेफ के दफ्तर को अपना नया आसरा बना लिया। घर छोड़कर आने के बारे में अभी तक कांसीराम जी से भी बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि कांसीराम जी उस समय दिल्ली से बाहर थे। जब कांसीराम जी दिल्ली वापस आए तो मायावती ने अपने घर छोड़कर आने के बारे में उन्हें बताया और कहा कि वह आंदोलन के अपना जीवन पूरी तरह समर्पित करने का इरादा बना चुकी है। मायावती का घर छोड़ना कांसीराम जी की नज़र में आंदोलन के प्रति उनके ऐतिहासिक समर्पण और निष्ठा का जीवंत उदाहरण था। कांसीराम जी का ध्यान मायावती की ओर जिस एक घटना ने खींचा, वह घटना 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जातिवादी व्यवस्था की बुराइयों पर आयोजित एक कार्यक्रम में 21 साल की मायावती का जोरदार भाषण था। उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जनता पार्टी के कद्दावर और उस समय की मोरारजी देसाई की केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण थे, जिन्होंने 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली संसदीय सीट से इंदिरा गांधी को हराया था। कार्यक्रम में राजनारायण बार बार दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। ये शब्द मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा दिया गया था, जिसे दलित वर्ग बेहद नफरत करते हैं। जब मायावती के बोलने की बारी आई तो उन्होंने राजनारायण पर आरोप लगाया कि इस अपमानजनक अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करके उन्होंने पूरी दलित जाति का अपमान किया है। जैसे ही मायावती का भाषण खत्म हुआ, वहाँ मौजूद लोग मायावती के समर्थन और राजनारायण व उनकी सरकार के विरोध में राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मायावती के इस जोरदार भाषण की बात जब कांसीराम तक पहुंची तो वह इस बात को सोचकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित रह गए कि 21 साल की एक दलित लड़की अपनी दलित पहचान के लिए राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक और आक्रामक है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही कांसीराम एक दिन बिना बताए मायावती के घर पहुंच गए, जिसके बारे में हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं। मायावती घर छोड़ने के बाद अपने सबसे प्रिय भाई सिद्धार्थ को अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपने साथ लेकर आई और करोल बाग के बामसेफ के दफ्तर के पास ही कांसीराम के किराए के मकान में रहने लगी। वह सुबह सुबह स्कूल जाती, पूरे दिन बामसेफ के दफ्तर में काम करती और शाम को लॉ कॉलेज जाकर कानून की पढ़ाई करती। ये दिनचर्या उनकी बनी रहती थी। इसी दौरान 1984 में कांसीराम ने एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर दी। मायावती पार्टी को मजबूती प्रदान करने और विस्तार देने में जी जान से लग गई। मायावती ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि राजनीतिक काम को वोट में बदलने में वो कांसीराम से अधिक सक्षम है। पार्टी बनने के साल ही मायावती 1984 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, 1985 में बिजनौर सीट से उपचुनाव लड़ी और 1987 में हरिद्वार सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन इनमें से किसी में भी मायावती की जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद वो 1989 में दोबारा से बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरती हैं, जिसे जीतने में वो कामयाब रही। और जबकि कांसीराम 1996 में पंजाब के होशियारपुर सीट से पहली बार चुनाव जीतने में सफल रहे।
इसके बाद मायावती को उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में लगातार कामयाबी हासिल होती रही, जबकि दूसरे राज्यों में कांशीराम की कोशिशें सफल हो रही थी। इसी शुरुआती सफलता का नतीजा रहा कि मायावती पहली बार 1995 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो कांशीराम जी की 1977 में की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसके बाद तो मायावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 4 बार उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर दलितों की राजनीतिक चेतना को पंख लगा दिए। आज 15 जनवरी 2024 को मायावती का 68वां जन्मदिन है। 1977 से आज तक भारत की राजनीति में इतने उतार चढ़ावों के बाद भी भारतीय राजनीति में मायावती की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के रोचक और तथ्यपरक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।